हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे 23rd, 24th और 25th ऑफ जुलाई के करेंट अफेयर्स। तो आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और आप भी जानते हैं कि 3 दिन की करेंट अफेयर्स को हम एक ही दिन में कवर नहीं कर सकते। तो कुछ न्यूज़ आज हम ले रहे हैं 26 ऑफ जुलाई के साथ, कुछ न्यूज़ हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आपका कोई भी न्यूज़ यहाँ पर रहेगा नहीं, हम पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड में आपको रिवीजन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी न्यूज़ आपकी नहीं रहने वाली है, हम एक एक करके सारी न्यूज़ को कवर करने वाले, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये जो हम करेंट अफेयर्स डेली लेते हैं, ये सारे के सारे वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, उनके लिए भी ये सारी क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आप सीए का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सीए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे से। करते हैं 24th ऑफ जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया इनकम टैक्स डे। इनकम टैक्स को हम आयकर भी कहते हैं, इसलिए इसे आयकर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इनकम टैक्स डे हर साल 24th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 164th नंबर का ये एडिशन था। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया और चीफ गेस्ट जो थी वो निर्मला सीतारमण थी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालती हैं। 24th ऑफ जुलाई 1860 में पहली बार हमारी कंट्री में, इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द सर जेम्स विल्सन। क्योंकि जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम 1857 का रिवॉल्ट भी कहते हैं, उसके बाद जो लॉसेस हुए थे, उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 1860 में बाय सर जेम्स विल्सन। इसे आयकर दिवस भी कहा जाता है और पहली बार इसे 24th ऑफ जुलाई 2010 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम बात कर रहे हैं सीबीडीटी के बारे में, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत। ओके, जो कि क्लासीफाई बोर्ड है डायरेक्ट टैक्स के लिए। तो आयकर दिवस हम 24 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 24th ऑफ जुलाई को, नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे। नेशनल थर्मल इंजीनियर डे हम 24th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहली बार सेलिब्रेशन कब हुआ था? 2015 में किया गया था। ठीक है। अब आपका एक छोटा सा टास्क है। वो टास्क क्या है? आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते तो आपके स्टेट में ज़रूर ही कोई ना कोई नेशनल थर्मल पावर प्लांट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे एमपी में कुछ आपको थर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, सतपुरा थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी वीरसिंहपुर थर्मल पावर प्लांट, श्री सिंगाजी विंध्याचल और सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स है। आपके स्टेट में भी डेफिनेटली कोई प्लांट्स होंगे, आप उनकी भी लिस्ट बनाइए और उनको आपको याद करना है। ये आपका एक छोटा सा टास्क है। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, थर्मल प्लांट भी याद हो जाएंगी और कम से कम अपने स्टेट के बारे में हमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अगला जो डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 25th ऑफ जुलाई को, उसका नाम है वर्ल्ड एम्ब्रॉयलॉजिस्ट डे, जिसको हम आईवीएफ डे के नाम से भी जानते हैं। आप लोग ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा विच इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप लोग ने डेफिनेटली सुना होगा कभी ना कभी। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं होता है कि किसी टेस्ट ट्यूब में बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आईवीएफ इसी को कहते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? वीमेंस की बॉडी से एग को लिया जाता है और एग को बाहर ट्रीट किया जाता है और फर्टाइल कराया जाता है बाय यूजिंग द स्पर्म। और उसके बाद जब फर्टाइल हो जाता है और एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन हो जाता है, तब उसे यूट्रस में डिप्लॉय कर दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है और फिर बच्चे का जन्म जो है वो यूट्रस से, मतलब गर्भाशय में डेवलप होने के बाद होता है। क्लियर है? तो आईवीएफ की जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस की फील्ड की एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है, उस आईवीएफ के जरिए वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था
25 जुलाई को 1978 में, इसलिए हम वर्ल्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट डे या फिर IVF डे 25 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे का जन्म हुआ था, जो पहला IVF टेक्नोलॉजी से जन्म हुआ बच्चा था 25 जुलाई 1978 में, उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। ओके, ये इसका नाम था। डन है। नेक्स्ट है 22 जुलाई को एक दिन था जो हमारे हाथ से रह गया, निकल गया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन डे के बारे में। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली कई सारी बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आप लोग ने अभी रिसेंटली, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते, इकोनॉमिक्स टाइम वगैरह अगर आप लोग पलटाते होंगे तो आप लोग ने एक टर्म सुना होगा विच इज़ अ ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग क्या है, या कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है। लोगों को ब्रेन इलनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो लोगों को एडुकेट करना, प्रमोट करना, इसके अलावा उन्हें सपोर्ट करना और रिसर्च की फील्ड में भी लोगों को प्रमोट करना, ये इस दिन का मकसद है। तो वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। पहली बार इसका जो कह सकते हैं सेलिब्रेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 22 जुलाई को 1957 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का फॉर्मेशन भी हुआ था। अच्छा, इस साल की थीम क्या है? तो थीम है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। ये इस साल यहाँ पर थीम है, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे हमने सेलिब्रेट किया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम, अगर हम बात करें सिर्फ बैंकिंग को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस ज़रूर पूछा जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि ब्रेन जो है उसका वेट कितना होता है? ब्रेन का वेट कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में। क्यों बात करना है भाई इनके बारे में? तो किंग खान के बारे में हमें बात इसलिए करनी है क्योंकि इन्हें ICC वर्ल्ड कप 2023, जिसकी होस्ट कंट्री है भारत, इंडिया इसे होस्ट कर रहा है और ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। ठीक है, शाहरुख खान को ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ICC वर्ल्ड कप 2023 को इंडिया में शेड्यूल किया गया है 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में, जिसमें 10 टीम पार्टिसिपेट करने वाली हैं और ये 13 नंबर का एडिशन होने वाला है। कौन सा एडिशन है ये? 13 नंबर का एडिशन होने वाला है। और यहाँ पर एक कैंपेन भी लॉन्च किया है शाहरुख खान ने, जिसका नाम है इट टेक्स वन डे। इट टेक्स वन डे कैंपेन। ओके, नेक्स्ट पर्सन जो है, अभी आप लोग ने देखा होगा, नहीं देख पाए होगे तो कोई बात नहीं, फ्री हो तो देख लेना। एक मूवी आई है ओपनहाइमर करके, आप लोग ने अगर सुना होगा, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसकी रैंकिंग या फिर इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हम बात कर रहे हैं जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में। एक मूवी लॉन्च हुई है, इसलिए बस छोटी सी जानकारी है कि ओपनहाइमर कौन थे। ये फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही एटॉमिक बॉम्ब को इन्वेंट किया था, इसकी टेस्टिंग की थी अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किसे कहा जाता है? जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। बाद में इन्हें काफ़ी रिग्रेट भी हुआ कि उन्होंने इतना खतरनाक वेपन तैयार कर दिया जो कि मास डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में बस इतना सा ही है कि ओपनहाइमर को हम फादर ऑफ एटॉमिक बम कहते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि अभी एक मूवी यहाँ पर रिलीज हुई है। ठीक है यार, अब क्या करें, कई बार ऐसा मूवी के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम अगर सर पे हो तो बिल्कुल अभी मत देखना, पेपर वेपर देख के आओ, उसके बाद इस मूवी को देखना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगली जो पर्सन न्यूज़ में है उनका नाम है एडमिरल लीसा। ये जो दिख रही है ये लीसा है। ठीक है, लीसा फ्रेंचेटी ये फर्स्ट वीमेन बन गई है जो कि US नेवी को हेड करने वाली हैं। तो जो बाइडन है USA के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी ये बात हमको बताई है कि पहली वीमेन बनने जा रही हैं एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी, जो कि अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करेंगी, लीड करेंगे US नेवी को। ओके, द फर्स्ट वीमेन एज अ मिलिट्री सर्विस चीफ, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में उनका नाम है एड्रिन मार्डेल। एड्रिनो मार्डेल, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ जैगवार लैंड रोवर। तो जैगवार लैंड रोवर का CEO कौन बनाया गया, किसे बनाया गया है? एड्रिन मार्डेल को बनाया गया है।
ये अपॉइंटमेंट टाटा मोटर्स के द्वारा की गई है, क्योंकि जैगवार जो ब्रांड है वो तो टाटा मोटर्स के अंदर ही आता है, टाटा ग्रुप का ही एक ब्रांड है। ओके, इसके अलावा इसके पहले ये इंटरिम सीईओ के रूप में काम कर रहे थे इसी पर्टिकुलर कंपनी में। यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट हुई है जो हुई है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पे रिचर्ड मोलेनिक्स, इन्हें न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है, किसका? जैगवार लैंड रोवर का। टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कई सारे व्हीकल्स, पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, कोचेस, बसेस सब कुछ बनाती है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है और चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट पर्सन जो है वो बीडीएल के हैं। बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड, इसके बारे में, इस बॉडी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। कई बार कोई सबमरीन है या कोई शिप है तो जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो आप लोग ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसका फॉर्मेशन 1970 में किया गया था हैदराबाद में। अब इसी बॉडी, ये बॉडी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही एक तरीके से काम करती है। तो भारत डायनामिक लिमिटेड के नए सीएमडी मतलब चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ए माधव राव बन गए हैं। ये जो पर्सन दिख रहे हैं इनका नाम है ए माधव राव। ए माधव राव बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं और ये अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है। इसके पहले ये जनरल मैनेजर थे टेक्निकल एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में। ओके, इन्होंने कारगिल एंड पाकिस्तान ऑपरेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल भी प्ले किया है। अब जब हम बीडीएल की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी यहाँ पे न्यूज़ है जो साइंस, टेक, डिफेंस से रिलेटेड है, उनको हम एक एक करके पहले देख लेते हैं। आप सभी को पता है मॉनसून सेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो जब कोई भी पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो कई सारे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकसभा में एंड राज्यसभा में, और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनसे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप लोग ने क्या काम किया, आपकी जो स्कीम आपने रन की थी उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, एटसेट्रा। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, अपने आंसर को रिटन डॉक्यूमेंट में, रिटन फाइल में देते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक आंसर यहाँ पर आया है जो आंसर दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्या है वो आंसर, वो हम बात करेंगे। सो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू इंक्रीज फ्रॉम ओवर 7,000 मेगावाट टू 22,480 मेगावाट बाय 2031। तो जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी जो बात करते हैं हमने 7,000 मेगावाट से हम न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे 22,480 मेगावाट तक। कब तक? 2031 तक। इन्होंने कहा कि भारत में अभी 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 7,480 मेगावाट की है। जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, चाहे वो कोयले के जरिए हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, विंड प्लांट हो, एटसेट्रा, तो जितने भी सोर्सेज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हैं उनका 2.8% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसा जितेंद्र सिंह जी के द्वारा बताया गया है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफी बिल। तो ये इस बिल के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया गिफ्टेड आईएनएस कृपाण टू वियतनाम नेवी। यहाँ पर आईएनएस कृपाण को गिफ्ट कर दिया गया है भारत के द्वारा वियतनाम को। आइए हम देखेंगे पूरी न्यूज़। इंडिया हैंड्स ओवर मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपाण टू वियतनाम। आईएनएस कृपाण जो है ये इंडिजीनियसली मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया खुकरी क्लास मिसाइल कॉर्बेट है जिसे कमीशन किया गया था 1991 में। तो इंडिया ने इसे गिफ्ट किया है किसे? वियतनाम को, अपनी पार्टनरशिप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए दोनों नेशंस की। कहाँ पर? अपनी मैरीटाइम डोमेन में नेवीज़ के बीच के रिलेशंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। ये जो फ्रंट लाइन वॉरशिप है हैंड ओवर की गई है वियतनाम को। कब की गई है? जब हमारे नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार विजिट पे गए थे 2 दिन के, कहाँ पर? वियतनाम। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया गिफ्टेड अ फुली ऑपरेशनल कॉर्बेट टू एनी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। पहली बार पूरी तरीके से ऑपरेशनल किसी कॉर्बेट शिप को भारत ने अपने किसी फ्रेंडली कंट्री को जो है वो गिफ्ट किया है। और ये गिफ्ट या फिर हैंड ओवर कहाँ पे किया गया है? यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लोकेशन छोटा सा जिसका नाम आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है।
ये बेसिकली सी से कनेक्टेड एक डॉकयार्ड है जहाँ पर इसे कमीशन किया जाएगा, मतलब यहीं पे हैंड ओवर किया है। इस जगह का नाम है कैम रनवे, कैम रनवे, ठीक है, जो कि डीप वाटर वे है वियतनाम में, साउथ चाइना सी में। ये जो वे है ना, ये 160 फीट डीप है, मतलब 164 फीट गहरा है, और वन ऑफ द डीपेस्ट नेचुरल हार्बर है ये साउथ ईस्ट एशिया का। इस पोर्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक जनरल कार्गो को हैंडल करता है और दूसरा पार्ट जो है वो ऑयल टैंकर्स को भी हैंडल करता है। अगर हम बात करें तो साउथ चाइना सी में ये जो वे है ये मेजर रिफ्यूलिंग एंड रिपेयर स्टेशन है फॉर शिप इन द साउथ चाइना सी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा इसे कंट्रोल कर रहा था चंपा किंगडम, चंपा किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, बाद में जाके ये वियतनामी टेरिटरी का हिस्सा हुआ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया ड्यूरिंग द वियतनामीज वॉर, जो यूएसए और वियतनाम की आर्मी और नेवी के बीच में मिलिट्री बेसिस यहाँ पे बनाए गए थे और कई वॉर यहाँ पे लड़ी गई थी। लेकिन फाइनली एंड ऑफ द वियतनामीज वॉर 1975 में जो कैम रनवे है वो वियतनामी टेरिटरी का हिस्सा हो गया और सिर्फ पूरी तरीके से अब वियतनाम ही कंट्रोल करता है। लेकिन 19th सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे ना तो फ्रेंच टेरिटरी भी हुआ करती थी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है HAL। अब देखिएगा हमारा जो यहाँ पर जो हमारे स्मॉल एंड लाइट वेट के जो हेलीकॉप्टर है ना उन पे काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी साइन किया है कि वो HAL से हमारे हेलीकॉप्टर्स को परचेस करेगी, और ये डील HAL के साथ अर्जेंटीना साइन कर रहा है। क्या है? अर्जेंटीना साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद HAL टू बाय हेलीकॉप्टर। तो अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए HAL के साथ एक समझौता या एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, और वो यहाँ पर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो HAL के चेयरमैन ने साइन किया है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? CB अनंत कृष्णा ने बेंगलुरु में ये एग्रीमेंट साइन किया है। अर्जेंटीना पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री या नेशन बनने जा रहा है जो कि इंटरेस्ट शो कर रहा है तेजस को भी एक्वायर करने के लिए फॉर एयर फोर्सेस। ठीक है, अर्जेंटीना इज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू बी शो इंटरेस्ट इन द एक्वायरिंग तेजस फॉर इट्स एयर फोर्स। अब यहाँ पे लैटिन अमेरिका का क्या मतलब है वो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में। तो आप यहाँ पर साउथ अमेरिका देख रहे होंगे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिलेगी विच इज़ अर्जेंटीना। ओके, अब लैटिन अमेरिका क्या होता है? तो ये मैक्सिको हो गया, यहाँ पर एक कैरेबियन आइलैंड्स हो गए, और ये आपका पूरा यहाँ पे ये साउथ अमेरिका हो गया। इन सबको मिला दो ना तो ये मिल जाता है लैटिन अमेरिका। इसलिए बोला गया कि लैटिन अमेरिका का पहला कंट्री है जिसने तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट शो किया है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? चलिए नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन अब हेलीकॉप्टर समिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 जो कि आज ही होने वाली है 25 जुलाई को, कहाँ पर? हमारे MP में हो रही है, खजुराहो में। ठीक है ना, खजुराहो में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। आइए हम पूरी बात यहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है ना, रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड द स्मॉल एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पर इस समिट की थीम है। क्या है ये? समिट की थीम है। देखेंगे 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, पवन हंस लिमिटेड एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब फिक्की एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश ऑन 25 जुलाई, जिसकी थीम है रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। इसका मकसद केवल हमारी जो स्कीम रन हो रही है जिसका नाम है उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम का जो एरिया है उसको और भी ज़्यादा एक्सपांड करना है। हमारा जो कनेक्टिविटी है रिमोट एरियाज़ और हिली एरियाज़ तक हमको बढ़ानी है यूजिंग द हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। ठीक है, अगर हम MP के बारे में बात करें तो MP जो है वो 2nd लार्जेस्ट स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया बाय आफ्टर द राजस्थान। गवर्नर कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, और कैपिटल इसकी भोपाल है। ओके, इतनी चीज़ें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। यहाँ पर ये ऊपर पूरी पिक्चर मुझे मिली नहीं, यहाँ पर ये सनडाइल है। ये क्या है? एक सनडाइल है। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे जो 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो 2nd वर्ल्ड वॉर में आपको पता है काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और
ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को अलग अलग कैंपेन के लिए, कहीं इजिप्ट में, कहीं टर्की में और अलग यूरोपियन कंट्रीज में, सिंगापुर, जापान, सब कहीं जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन सोल्जर्स गए थे, ठीक है ना। इजिप्ट में भी गए थे, आपको भी पता है, राइट। तो अब यहाँ पे उन्हें सम्मान देने के लिए इटली ने कुछ किया है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो इटली ऑनर्स इंडियन ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के योगदान को सम्मानित किया है यहाँ पे, और एक मेमोरियल भी अनवील किया है, मेमोरियल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है वी.सी. यशवंत घटके सनडायल मेमोरियल एट मॉन्टेने, इटली। तो वी.सी. यशवंत घटके ये वो व्यक्ति हैं, नायक थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और इन्हें भी सम्मान दिया है क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी, ये शहीद हो गए थे फाइट करते हुए ऑन द हाइट ऑफ अपर तिबर वैली। तो तिबर वैली कहाँ पर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ओके। To pay tribute to the Indian troops who fought in the Italian campaign during the Second World War। और ये मेमोरियल जो है वो एक लाइव सनडाइल है, इसका एक मोटो है ओमिनेन सम इडोम सोल, मतलब है वी ऑल लिव अंडर द वन सन या फिर सेम सन, ओके। नेक्स्ट, द कोल मिनिस्ट्री इज ऑनर्ड विद द बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड। रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री को बेस्ट एंगेजमेंट फॉर इट्स अचीवमेंट ऑन द ई प्रोक्योरमेंट थ्रू GEM बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब यहाँ पे GEM क्या है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक कह सकते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, जिसका नाम है GEM, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर अचीवमेंट करने के लिए ई प्रोक्योरमेंट करने GEM के थ्रू बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड कोल मिनिस्ट्री को दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा एक और यहाँ पर अवार्ड दिया गया है राइजिंग स्टार अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड राइजिंग स्टार एंड NLC इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द टाइमली पेमेंट कैटेगरी। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड कोल मिनिस्ट्री को मिला है, बस इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट है अमित शाह इनॉग्रेट एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर। यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको अमित शाह, और इन्होंने एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, CISF कैंपस न्यू दिल्ली में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो कैंपस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया है। इससे एविएशन सेक्टर को बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एविएशन सेक्टर जो है वो मोस्ट डायनामिक अप्रोच है, मोस्ट डायनामिक सेंटर है, और यहाँ पे 4 बेसिक एरियाज होंगे जो कि इस सेंटर में कवर किए जाएंगे। पहला कंपोनेंट इस सेंटर का है कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर, जिसमें 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई थ्रेट कॉल है बॉम्ब से रिगार्डिंग, या जब कोई हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं तो उनको कोई थ्रेट तो नहीं है, इंडिया के जो मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, कोई इंपॉर्टेंट रैली हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट VVIP मूवमेंट हो रहा है, या कोई मेजर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उन पर नज़र रखने का काम ये बॉडी करेगी। इंसिडेंट मैनेजमेंट सेंटर होगा यहाँ पर एविएशन रिसर्च सेंटर होगा और डेटा सेंटर भी होगा, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 300 टेराबाइट तक की होगी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, इन द CISF कैंपस। नेक्स्ट है ओप्पो इंडिया सेट अप फर्स्ट PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब इन द केरला। अच्छा, आप लोग ने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में सुना होगा, नीति आयोग का इनिशिएटिव था। अटल इनोवेशन मिशन का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि जो हमारे यंग है, यूथ पर्सन है, उनको रिसर्च में उनके स्किल को अप करना, उनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाना कि वो रोबोटिक्स या AI फील्ड में काम करें, और यूथ को बेसिकली इंगेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ये सारे काम अटल इनोवेशन मिशन के हैं, जिसको लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। उसी के अंदर काम करता है अटल टिंकरिंग लैब, जिसको हम ATL के नाम से जानते हैं। तो ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेशन किया और अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत पहली बार अटल टिंकरिंग लैब को तैयार किया गया है केरला में, यूजिंग द PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि ओप्पो इंडिया तो आपका प्राइवेट बॉडी हो गई, नीति आयोग आपका गवर्नमेंट बॉडी हो गई, इसलिए इसको PPP मॉडल कहा गया है,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कहाँ पे? केरला में, जिसका मकसद क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप प्रोवाइड करना, उनकी टेक्नोलॉजी स्किल्स को बढ़ावा देना यूथ में, यूथ जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें, एट्सेट्रा। ये इस मिशन का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्जीरिया के बारे में। तो यहाँ पे अल्जीरिया ने इंटरेस्ट दिखाया है कि ये ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ठीक है, अल्जीरिया ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को। इसके अलावा इसने इंटरेस्ट क्या दिखाया है कि ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करना चाहता है, और ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए इसने अपनी तरफ से $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात भी की है। $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात भी की है अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने। पूरी न्यूज़, पूरी पिक्चर कहाँ है, उसके पहले अल्जीरिया कहाँ है? तो इसके लिए आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको ऊपर दिख रहा है भूमध्य सागर, विच इज़ अ मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर आपको दिख रही है एक बड़ी सी कंट्री विच इज़ अल्जीरिया। ठीक है, तो अल्जीरियन प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद ने यहाँ पर इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अप्लाई किया है टू ज्वाइन द ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ग्रुप। इसके अलावा उन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट की है और एक शेयर होल्डर मेंबर बनना चाहते हैं ब्रिक्स बैंक का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री जो होती हैं वो रिच होती हैं ऑयल एंड नेचुरल गैसेज रिसोर्सेज में। इसके अलावा ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है वो 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कैरी करता है और 26% ग्लोबल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। ब्रिक्स में आपको 5 कंट्री देखने को मिलती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। डन है इतनी चीज़ें। अच्छा, मेरे को एक पिक्चर याद आ रही है कि ब्रिक, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में कुछ सालों के बाद मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो जिसके बाद ये हो गया ब्रिक्स। तो आप मुझे बताना कि ये साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, कौन से ईयर में? 4 ऑप्शन देती हूँ, 2006 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2011 में। साउथ अफ्रीका कब ब्रिक में जुड़ के ब्रिक्स बना? ओके, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब ऐड हुआ, कौन से ईयर में। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं और एक छोटा सा टास्क भी दिया है। आज तो बिल्कुल स्कूल क्लास लग रही होगी ना। एक टास्क भी दिया था मैंने कि आपको अपने स्टेट के जो भी नेशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। ओके है इतनी चीज़ें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, तनकाई मेथड। अच्छा, आप लोग जब पुरानी मूवीज़ देखते हैं या फिर आप लोग जब किसी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हैं, उसमें पोर्चुगल शिप्स दिखती हैं, ब्रिटिशर्स की शिप दिखती है, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता होगा। तो शिप बिल्डिंग की एक मेथड होती है जिसका नाम होता है तनकाई मेथड, और इसे इंडियन गवर्नमेंट वापस से रिवाइव करना चाहती है, इसे रिस्टोर करना चाहती है। इसलिए एक एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी के बीच में साइन हो गया। An agreement has been reached between the Ministry of Culture and Indian Navy to restore the traditional Tankai method of shipbuilding. ठीक है, और ये पूरा जो प्रोजेक्ट रन होगा वो अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडियन नेवी होगा। ये लगभग 2000 ईयर ओल्ड पुरानी टेक्निक है शिप बिल्डिंग की जिसमें नेल का यूज़ किए बिना, यहाँ पर नेल का मतलब जो कील्स होती है ना, उनका यूज़ किए बिना इस शिप्स को वुडन प्लैंक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर टू फैसिलिटेट द MOR मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से याद आया, एक प्रोजेक्ट चलता है PM गति शक्ति। तो ठीक है, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, याद होगा आप लोगों को इस प्लान के बारे में। ओके, तो हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर टू असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को हरियाणा गवर्नमेंट असिस्ट करने वाला है, इसमें इन द प्रमोट एग्जीक्यूशन ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हरियाणा राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जिले हैं हरियाणा राज्य के, वहाँ पर एक गुड शेड बनाया जाएगा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी मालगाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारे सामानों को लेकर आती हैं और वो खुले में रखे रहते हैं, बारिश वगैरह हो जाती है, सामान ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो गुड्स के लिए एक शेड होना चाहिए जहाँ पे प्रॉपरली गुड्स को रखा जाए, जिससे आपका क्या होगा, इकोनॉमी भी अच्छी होगी,
ठीक है, आपका इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा और लॉजिस्टिक जो सप्लाई होती है आपके स्टेट में उसको भी बूस्ट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हरियाणा राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में गुड शेड को बनाया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि जो लगभग 29 रेलवे स्टेशन है हरियाणा के, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने अंदर लिए हैं और उनमें रीडेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन का काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करेगी। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सशक्त महिला ऋण योजना। सशक्त महिला ऋण योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ये स्कीम लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, हिमाचल प्रदेश की फीमेल्स के लिए जो डोमिसाइल रखती हैं, जो हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। इसके अंतर्गत कोई भी वीमेन अगर अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहती हैं अपनी खेती के लिए या अपनी जो डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए अगर उन्हें लोन की ज़रूरत है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इस योजना के अंतर्गत उन फीमेल्स को लोन प्रोवाइड करेगी। और ये जो लोन होंगे ना, इसके लिए वीमेंस को कोई भी असेट नहीं देना होगा, मतलब एक कोलेट्रल फ्री लोन होंगे इसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी फीमेल को अपना नया बिजनेस शुरू करना है अब, लेकिन उनके पास असेट ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है और कोई भी असेट नहीं जिसको वो रख सके और उसके बदले में लोन ले सके। इसलिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बात का पर्टिकुलरली ध्यान रखा है कि कोई भी महिला यहाँ पर आके लोन ले सकती है और एक लोन जो होंगे वो कोलेट्रल फ्री लोन होंगे। इस स्कीम के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन होंगे, 21,000 का, 51,000 और 1,00,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे जो मिनिमम ब्याज दर होगी, इंटरेस्ट रेट होगा, वो 8.51% होगा। तो सशक्त महिला लोन योजना किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है और गवर्नर है शिव प्रसाद शुक्ला। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान असेंबली ने पास किया है मिनिमम गारंटीड इनकम बिल। अब यहाँ पे ये राजस्थान असेंबली के द्वारा पास किया गया बिल है 2023। इसका मकसद है जो एडल्ट है, जो राजस्थान में एडल्ट या यूथ रह रहे हैं, उनको एक गारंटी एम्प्लॉयमेंट देना, और जो लोग रिटायर हो चुके, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो, डिसेबल पर्सन हो या आर्मी पर्सनस हो, उनके पेंशन की व्यवस्था हो सके। तो यहाँ पे हर एक फैमिली मेंबर जो स्टेट का है, चाहे वो अर्बन एरिया में रहता हो या फिर रूरल में, मतलब चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहता हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो, विल बी एबल टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑफ 125 डेज एवरी ईयर। तो हर एक व्यक्ति को 125 दिन का हर साल रोजगार दिया जाएगा और मिनिमम पेंशन 1,000 रुपीज़ पर मंथ दी जाएगी इन द केस ऑफ, मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, डिसेबल व्यक्ति है या सिंगल वीमेन है, एटसेट्रा। ठीक है, उन लोगों के लिए। और द पेंशन जो है वो हर साल 15% रेट से इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट है जीएसटी भवन। यहाँ पे देखिए कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी हुई है निर्मला सीतारमन। ये त्रिपुरा गई और त्रिपुरा की जो कैपिटल है ना अगरतला, वहाँ पे जीएसटी भवन को इनॉग्रेट किया है। जीएसटी भवन इनॉग्रेट किया है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द जीएसटी भवन एट अगरतला, त्रिपुरा। पहले क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था? तो बिल्कुल यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो कि रेंटेड बिल्डिंग थी। कैसी बिल्डिंग थी? रेंटेड बिल्डिंग थी। वहाँ पर बेसिकली जो आपका सीजीएसटी है या कस्टम ऑफिस है वो सब रन होते थे। इसलिए यहाँ पे एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है। इससे क्विक और इजी एक्सेस होगा उन लोगों के लिए जो टैक्स पे करते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रोजेक्ट अंडर द अमृत काल ड्यूरिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव टू स्ट्रेंथ अप द न्यू इंडिया। नेक्स्ट है, अब जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से भी पूछ लिया गया कि भाई अंडरग्राउंड वाटर को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हो, क्या किया है? तो उसी से रिलेटेड एक आंसर है, ग्राउंड वाटर लॉ इम्प्लीमेंटेड इन 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि हमने 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ग्राउंड वाटर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, जिसका मकसद है कि रेन वाटर को आपको हार्वेस्ट करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पर्पज़ से। क्योंकि हमें पता है कि भारत जो है वो प्राइमरीली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के लिए, किस पे? इरिगेशन के लिए डिपेंड करता है ग्राउंड वाटर पे।
और ऐसा यूनेस्को की भी रिपोर्ट यूनेस्को की भी रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है। सबसे अधिक मात्रा में ज़मीन से पानी भारत में निकाला जाता है, बाय ट्यूबवेल्स निकाला जाता है या विद द हेल्प ऑफ कह सकते हैं कुएँ जो होते हैं उनसे भी ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हो इरिगेशन पर्पज़ के लिए। बिकॉज अबाउट 70% ऑफ द फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे प्रमोट की गई है और ग्राउंड वाटर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ऐसी इन्फॉर्मेशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दी गई है। एज अ पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, टैप वाटर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू 60% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन द एरियाज जो कि स्पेशली शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च फॉर MSME इन द लाइवस्टॉक सेक्टर। दिस इज़ अ फर्स्ट स्कीम, पहली बार जो हमारे पशुपालन के क्षेत्र में ऐसी कोई क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइवस्टॉक सेक्टर लॉन्च, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च की गई और ये योजना किसने लॉन्च की है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है? तो पहली चीज़ तो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें 750 करोड़ रुपीज़ रखे भी गए हैं। बेसिकली कोई भी MSME सेक्टर है या इंडिविजुअल फार्मर है जो कि लाइव स्टॉक से जुड़ा हुआ है, पशुपालन से जुड़ा हुआ है, तो उनको भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे यहाँ से ले सकते हैं इस फंड की मदद से। और यहाँ पर भी कोई भी कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा झंझट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। फॉर ऑपरेशनलाइज द स्कीम, यहाँ पर एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट तैयार किया गया है जो कि 750 करोड़ रुपीज़ रखता है, विच विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवरेज अप टू द 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द MSME बाय एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें 3% तक आपको ब्याज में इंटरेस्ट में भी छूट मिलेगी और लोन अप टू द 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शेड्यूल बैंक्स हैं या फिर आपके NCDC हैं वहाँ से 90% तक आप लोन ले सकते हैं जितना आप MSME में लगा रहे हैं, मतलब आपके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है। नेक्स्ट है मिनिस्टर किरण रिजिजू अनाउंस IMD हैज़ लॉन्च हीट इंडेक्स। अब हीट इंडेक्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था और मैंने कहा था कि IMD बहुत जल्दी हीट इंडेक्स को रिलीज़ करेगी। तो फाइनली यहाँ पे किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है, उन्होंने शेयर किया है डेटा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हीट इंडेक्स को लॉन्च किया गया जो पूरी कंट्री को, सारे स्टेट्स को यहाँ पे कवर करता है। ये बताता है कि पर्टिकुलर स्टेट में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता कैसी है, ये इंसान के सर्वाइवल के लिए ठीक है या नहीं है, या इंसानों को, ह्यूमंस को क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ह्यूमन डिस्कम्फर्ट को भी ये शो करता है और किस रिस्पेक्ट में? ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। इस इंडेक्स को पब्लिश करने के लिए 4 कलर्स का यूज़ किया है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन कलर का जो है वो एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स बिलो 35 डिग्री टेम्परेचर को दिखाता है, मतलब नो रिस्क एरिया है। येलो जो है वो 36 टू 45 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता है, मतलब बी अवेयर ऑफ हाई हीट। ऑरेंज जो एरिया है वो 46 टू 55 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और अवॉइड करना है आपको एक्सपोजर, कि आप सन हीट में ना आए। और जो रेड एक्सपेरिमेंटल हीट इंडेक्स है अबव 55%, ये रेड अलर्ट है और इसमें लिखा है स्टेप बी विजिलेंट, स्टेप आउट ओनली इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो ही बाहर जाए, बाकी आप घर पे ही रहें। ठीक है, अगर हम बात करें IMD के बारे में तो इसका फॉर्मेशन 15 जनवरी 1875 को हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाली बॉडी है। अंत में हम बात करते हैं लास्ट न्यूज़ के बारे में। फ़ोन पे लॉन्च इंडिया फर्स्ट
हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपकी क्वार्टरली होती है, 6 मंथली होती है या ईयरली बेसिस पे होती है, राइट। अब कोई व्यक्ति है जिसको लाइफ इंश्योरेंस लेना है लेकिन उसके पास ऐसा पैसा नहीं है कि वो क्वार्टरली या ईयरली इंश्योरेंस ले सके, उतना पैसा नहीं है, तो क्यों ना इजी इंस्टॉलमेंट हो, हर महीने हम पैसा दे सके, वही फ़ोन पे यूपीआई के ज़रिए हम पैसा दे सकें। तो ऐसे ही स्कीम यहाँ पे फ़ोन पे ने लॉन्च की है और ऐसा करने वाला ये पहला बन गया है। इंडिया फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बन गया है फ़ोन पे। Will for the first time in India offer monthly subscription to reduce the burden by breaking down the premium payment into the manageable monthly installment। और किसी हर एक हॉस्पिटल को ये कवर करता है। यहाँ पर 1 रुपये तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओनली प्लेटफॉर्म इन द कंट्री वेयर द कस्टमर कैन पे फॉर इंश्योरेंस इन ईजी इंस्टॉलमेंट थ्रू यूपीआई एंड द फोन पे एप्लीकेशन। ओके है। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एस विंसेंट राजकुमार, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन, IMF। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, IMF का मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन है। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं कौन? एस विंसेंट राजकुमार। ठीक है। यहाँ पे माइलोमा क्या होता है? बेसिकली बोन मैरो में होने वाला एक ट्यूमर का नाम होता है। ओके। नेक्स्ट है इंडिया का एक पेयर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। उन्होंने इंडोनेशिया के पेयर को डिफीट किया है और जीता है मेंस डबल कोरिया ओपन फाइनल 2023। तो मेंस डबल कोरिया फाइनल ओपन फाइनल किसने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बोमन के बारे में। ये जो एलिफेंट दिखाई दे रहा है ये मेस्कट है एशियन चैंपियन ट्रॉफी का। तो तमिलनाडु आपको पता है होस्ट कर रहा है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 और ये जो टूर्नामेंट होने वाला है ये मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम में होने वाला है 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। और इसका जो मेस्कट लॉन्च किया उसका नाम है बोमन। ये आपको जो एलिफेंट दिखाई दे रहा है। ओके। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात होस्ट करेगा 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड इन 2024। तो 2024 में 69th नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड होगा उसे होस्ट करेगा गुजरात। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की गवर्नमेंट है उसने और जो टूरिज्म सेक्टर है उन्होंने बेसिकली साइन किया है कि वो गुजरात को एज अ फिल्म डेस्टिनेशन प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 2nd एडिशन ऑफ G20 थिंक क्विज। बेसिकली यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th के जो बच्चे होते हैं स्टडी कर रहे होते हैं उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल क्विज कंपटीशन को लॉन्च किया जाता है बाय द इंडियन नेवी, जिसका ये 2nd एडिशन है जिसका नाम है G20 थिंक क्विज। ओके। तो ये हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज़ थी। अंत में हम बात कर लेते हैं अपने MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है दैट विल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑफर मंथली सब्सक्रिप्शन। सो आंसर हो जाएगा फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मनोज यादव बन गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम शामिल हुआ है? वो कौन से मेल प्लेयर बन गए जिन्होंने बैडमिंटन में सबसे फास्ट हिट किया था 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? तो आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ अगला क्वेश्चन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली न्यू GST भवन कहाँ पे लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा अगरतला त्रिपुरा में। त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which state has signed an MOU with the OneWave India Communication Private Limited for setting up country first satellite network portal site? तो आंसर हो जाएगा महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ऑप्शन सी। जैगवार लैंड रोवर के CEO कौन बन गए हैं? तो CFO तो ये व्यक्ति हैं लेकिन यहाँ बात हो रही CEO के बारे में। तो CEO बन गए हैं एड्रिन मार्डिल। Who has been roped in the brand ambassador of ICC World Cup 2023? ICC वर्ल्ड कप 2023 जिसको होस्ट कर रहा है भारत, पूछा गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो शाहरुख खान SRK। ऑप्शन ए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। Which country has recently applied to join BRICS Bank with an amount of $1.5 billion? अर्जेंटीना, क्यूबा, कोमोरोस या फिर अल्जीरिया? जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। आज मैंने टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी न्यूज़ हम कल के दिन कवर करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।